जलेबी बनाते हैं, देखे हो हलवाई वाले? तो जलेबी बनाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे सब बनाते रहते हैं जलेबी। तो उन लोग का गति कैसा है? एक समान वृत्ति गति है। एक समान वृत्ति गति क्यों है? क्योंकि जलेबी वैसे ही बन रहा है उन लोग का। और उसी जलेबी को ऐसे से बनाएंगे तो आधा तो जहाज से नीचे गिर जाएगा ना। तो बस यही है हम लोग का एग्जाम्पल। क्या? डोरी से अगर वस्तु को बांध देते हो और उसको क्षैतिज में घुमाते हो ऐसे, तो वो कैसा गति होगा? एक समान वृत्ति गति होगा। और उसी को ऐसे घुमाओगे तो वो कैसा हो जाएगा? असमान वृत्ति गति हो जाएगा। ठीक। हाँ, मुंह में पानी आएगा, तुम लोग को तो ऐसी ऐसी भाषा में समझाना पड़ता है। ठीक। चलिए, हो गया। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब? चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्ति गति। आज एक काम करते हैं, तुम लोग का क्लास एक्स्ट्रा ले लेते हैं और वृत्ति गति को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वृत्ति गति, पूरा कंप्लीट फुल कॉन्सेप्ट है ना। हेडिंग डालो, चलो, वृत्ति गति। वृत्तीय गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक। वृत्तीय गति क्या है पहले भी पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेता हूँ, देख लो। क्या होता है वृत्तीय गति? हम्म जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर गति करता है, तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वृत्ति, सॉरी, वृत्तीय गति कहते हैं। अभी एक समान असमान नहीं है। तो वृत्तीय गति किसको कहेंगे? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर गति करता है ना, एक निश्चित दूरी पर गति करता है, तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। मान लो एक निश्चित बिंदु हम लोग का ये है ना। अब इस निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करना है, तो निश्चित दूरी भी होना चाहिए। भाई चारों ओर गति कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ से यहाँ लेकर गति कर रहा है, फिर कोई यहाँ लेकर गति कर रहा है, कोई यहाँ लेकर गति कर रहा है, तो हम लोग का वृत्तीय गति थोड़ी होगा। तो जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी, जैसे 2 मीटर है, तो 2 मीटर का घेरा बनाकर पूरा गति करता है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर। तो जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी एक निश्चित दूरी के साथ गति करता है ना, एक निश्चित दूरी पर गति करता है, तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? तो दो शब्दों को याद रखना, एक निश्चित दूरी होना चाहिए और एक निश्चित बिंदु होना चाहिए। ठीक। तो वृत्तीय गति किसको कहोगे? तो परिभाषा चलो लिखते जाओ। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर गति करता है एक निश्चित दूरी पर गति करता है, तो वस्तु की इस गति को वस्तु की इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है हम लोग का। क्या क्या? एक होता है हम लोग का क्या? एक समान वृत्तीय गति, और एक होता है असमान वृत्तीय गति, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले समझ लो, लिखने के लिए तुम लोग को तो टाइम देता हूँ, है ना। पहले समझ लो, उसके बाद तुम लोग लिखना। ठीक। तो यह दो प्रकार की होती है, देखो। यह दो प्रकार की होती है। पहला क्या? पहला होता है हम लोग का एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और दूसरा क्या होता है? असमान वृत्तीय गति। तो पहले एक समान वृत्तीय गति को समझ लेते हैं, क्या है ना। एक समान वृत्तीय गति क्या है उसको समझ लो। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको और रिपीट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ। एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति मैं वहां बता डाला हूँ, है ना। तो यहाँ पर नहीं बताते हम लोग। ठीक। हम लोग को इससे भी ज्यादा और बहुत कुछ देखना है। दूसरा होगा हम लोग का असमान वृत्तीय गति।
असमान वृत्तीय गति, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। देखो, एक समान वृत्तीय गति क्या कहता है, जब कोई वस्तु समान अंतराल में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करता है ना। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करता है तो वस्तु की इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई हर एक सेकंड में एक बार खिसकता है, हर एक सेकंड में एक बार खिसकता है। ऐसा थोड़ी कि सेल पुराना हुआ तो घड़ी धीरे धीरे खिसका, उसके बाद नया सेल डाले, पावरफुल आ गया तो घड़ी का सेल, उसका सुई फुल स्पीड में घूमा, ऐसा नहीं है। वो एक निश्चित लिमिट से घूमता है, एक बार, एक सेकंड में एक बार, एक सेकंड में एक बार, एक सेकंड में एक बार। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। असमान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर असमान चाल से गति करता है, जैसे खूंटे से भेड़ बांध दो, है ना, फुल स्पीड में रहेगा, शुरू एनर्जी ज्यादा रहेगा, अच्छे से चलेगा, थक जाएगा तो फिर धीरे धीरे चलेगा, है ना। उसका चाल एक समान नहीं होता क्योंकि अपने एनर्जी पर निर्भर करेगा, वो उसके पास कितना एनर्जी है, कितना उड़ रहा है, ठीक। तो वो होता है हम लोग का असमान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर असमान चाल से चलती है, और जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर समान चाल से चलती है तो उसको एक समान वृत्तीय गति, असमान चाल से चलेगी तो असमान वृत्तीय गति, ठीक। दोनों का एग्जाम्पल एक ही चीज में समझो, है ना। देखो, एक राज की बात बता रहा हूं, किसी को मत बताना, है ना, किसी को मत बताना है, मतलब किसी को मत। ये द्विविमीय गति है। कैसी गति है, द्विविमीय गति है ना, ये 2 डायमेंशनल है। इसमें नोट पॉइंट में याद रखना, यह द्विविमीय गति है, यह द्विविमीय गति है। द्विविमीय गति क्यों है, क्योंकि हम लोग कोई भी सर्कुलर मोशन चला लो, है ना, यदि वस्तु यहाँ पर है तो उसका एक्स अक्ष में, ये एक्स और वाई मानोगे तो एक्स अक्ष में पॉइंट ये रहेगा और वाई अक्ष में पॉइंट ये रहेगा। मान लो वस्तु चलते चलते यहाँ पर आ गया तो एक्स अक्ष में पॉइंट ये रहेगा, वाई अक्ष में पॉइंट ये रहेगा। मान लो चलते चलते वस्तु यहाँ आ गया, एक्स अक्ष में पॉइंट ये रहेगा, वाई अक्ष में पॉइंट ये रहेगा। मतलब 2 दिशाओं में फैल रहा है ना हम लोग का, तो इसलिए यह कैसी गति है, द्विविमीय गति है। अगर एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति, इसको एक उदाहरण से समझें तो एक उदाहरण क्या होगा, तो पहला होगा डोरी से वस्तु को बांधकर घुमाया जाए। हम लोग क्या करेंगे, डोरी के एक साइड में रस्सी से कुछ को बांध देंगे, पत्थर उत्थर को, और फिर घुमाना चालू करेंगे। तो उसमें देखो, एक समान वृत्तीय गति असमान वृत्तीय गति कब कब आएगा, तो इसमें पहला याद रखना नोट पॉइंट में, जब वस्तु को क्षैतिज में घुमाओगे, जब वस्तु को कैसी घुमाओगे, क्षैतिज में घुमाओगे, तब वस्तु की गति एक समान गति होगी। कैसी गति होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी। और यहीं पर जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर घुमाओगे, ऊर्ध्वाधर में क्या करोगे, घुमाओगे, तो वस्तु की गति कैसी हो जाएगी, असमान वृत्तीय गति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, असमान वृत्तीय गति। अब समझो कैसे होगा, जब वस्तु को क्षैतिज में घुमाओगे, क्षैतिज में घुमाओगे मतलब मान लो रस्सी से बांध दो पत्थर को और ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो मेरा बात को, ये क्षैतिज है ना, इसमें ऐसे घुमाओ, तो ऐसे घुमाओगे, देखो वस्तु यहाँ जाएगा, देखो ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, दिखेगा यहाँ तक, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। यहाँ पर आओगे तो ग्रेविटी हम लोग का सेम कार्य करेगा, वहां जाओगे तब भी ग्रेविटी सेम कार्य करेगा, यहाँ जाओगे तब भी ग्रेविटी सेम कार्य करेगा, उतना ही, क्योंकि हम लोग स्थायी रखे हैं, वहां पर घुमा रहे हैं। तो नीचे से जो पत्थर की दूरी होगी वो समान होगी, तो ग्रेविटेशनल समान होगा। अब यदि ऐसे ऐसे घुमा रहे थे तो कैसा गति था, एक समान वृत्तीय गति था। अब उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऊर्ध्वाधर ऐसे, तो देखो कैसे घुमा रहे हैं, अभी हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं। तो जब वस्तु ऊपर जाएगी, मान लो यहाँ पर आती है, तो ग्रेविटी यहाँ पर ज्यादा पड़ेगा, तो वस्तु का वेग में थोड़ा परिवर्तन होगा। वस्तु फिर यहाँ जाएगी तो ग्रेविटी फिर ज्यादा बल लगाएगी, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गया, ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। यहाँ आएगा ग्रेविटी कम खींचेगा, यहाँ आएगा ग्रेविटी और थोड़ा कम लगेगा, मतलब ग्रेविटी का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इस समय वस्तु कैसी गति करेगी, असमान। क्यों, क्योंकि चाल में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धरती माता उसके चाल को रोकने का प्रयास करेगी, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी।
ठीक। तो ये होता है हम लोग का, देखो डोरी से वस्तु को बांध के घुमाए, उसमें हम लोग दोनों देख लिए, एक समान वृत्तीय गति भी देख लिए, असमान वृत्तीय भी गति कर लिए। ऐसे करोगे तो एक समान, ऐसे करोगे तो असमान। ठीक। तो वही है, जलेबी बनाते हैं देखे हो हलवाई वाले, तो जलेबी बनाते हैं क्या करते हैं, ऐसे सब बनाते रहते हैं जलेबी। तो उन लोग का गति कैसा है, एक समान वृत्तीय गति है। एक समान वृत्तीय गति क्यों है, क्योंकि जलेबी वैसे ही बन रहा है उन लोग का, और उसी जलेबी को ऐसे से बनाएंगे तो आधा तो जहां से नीचे गिर जाएगा ना। तो बस यही है हम लोग का एग्जाम्पल, क्या, डोरी से अगर वस्तु को बांध देते हो और उसको क्षैतिज में घुमाते हो ऐसे, तो वो कैसा गति होगा, एक समान वृत्तीय गति होगा, और उसी को ऐसे घुमाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, असमान वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक। हाँ, मुंह में पानी आएगा, तुम लोग को तो ऐसी ऐसी भाषा में समझाना पड़ता है। ठीक। चलिए, हो गया, इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक। चलिए नोट करिए इसको। हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में, है ना। अ, बहुत कुछ है जो बुक में तुम लोग का नहीं दिया है, वो सब भी मेरे को बताना पड़ेगा, है ना। बुक में बहुत कुछ चीज नहीं दिया है, उसको बताना पड़ेगा। चलो समझते जाओ, पहला है हम लोग का रेखीय विस्थापन। लाइनर डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेखीय विस्थापन, लाइनर डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसके बाद हम लोग इधर बताएंगे कोणीय विस्थापन। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेखीय विस्थापन क्या है समझो, है ना, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण द्वारा वृत्त की परिधि पर तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन। जैसे मान लो ये ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का कोई वस्तु है, इतना में ऐसे वृत्तीय गति कर रहा है, मान लो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का वृत्त की परिधि पर जो दूरी तय करता है, वृत्त की परिधि पर जो दूरी तय करता है, मान लो यहां से यहां गया या यहां से यहां चला गया, तो जो दूरी तय करता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन। केवल केवल परिधि पर तय करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय विस्थापन। तो वृत्तीय गति करते हुए किसी कण द्वारा वृत्त की परिधि पर तय की गई दूरी को ही उसका क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिखवा रहा हूं, आराम से समझो। क्या होगा, वृत्तीय गति करते हुए, अंदर में मत करना ना, बाहर में उसका होगा, परिधि पर, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण द्वारा, किसी कण द्वारा वृत्त की परिधि पर, किस पर बच्चा लोगों, वृत्त की परिधि पर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को रेखीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन कहते हैं। समझ गए। हम्म। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, और एस से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करोगे, एस से। जैसे मान लो, एक एग्जांपल के लिए मान के चले, हाँ, मान लो यहां से वस्तु यहां पहुंच गई, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग का एस, विस्थापन को एस से प्रदर्शित करते हैं ना, बस वही है। यहां से यहां पहुंच गई तो हम लोग का क्या हो गया, रेखीय विस्थापन। तो रेखीय विस्थापन कहते हैं, इसमें याद रखना, पहला इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करोगे, एस से करते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा चीज इसमें याद रखना, दूसरा चीज इसमें याद रखना, क्या याद रखोगे, यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। उसके बाद और लिखो, बता रहा हूं। हो गया, यह कैसी राशि है,
सदिश राशि है। ठीक, और इसके बारे में देख लो क्या क्या है। यह कैसी राशि है हम लोग का? सदिश राशि है। इसका मात्रक देख लो, तीसरा मात्रक क्या होगा? मीटर, क्योंकि कैसा है? विस्थापन है। विस्थापन में मीटर आता है, किसके पद्धति में? एमकेएस में। और सेंटीमीटर किस में होगा? सीजीएस पद्धति में। ठीक, और एक चक्कर का रेखीय विस्थापन कितना होगा? देखो चौथा, एक चक्कर में जो रेखीय विस्थापन होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मान लो यहां से एक चक्कर मार के यहां पर आते हो तो रेखीय विस्थापन किसके बराबर हो गया? वृत्त की परिधि के बराबर। और एक चक्कर में रेखीय विस्थापन अगर हम लोग का वृत्त की परिधि के बराबर है तो वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोणीय विस्थापन क्या है ना? कोणीय विस्थापन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। बस इतना में और नहीं देखेंगे हम लोग। कोणीय विस्थापन में चलो क्या है? कोणीय विस्थापन क्या है? कोई कण जो है कितने कोण पर घूम गया, वही हम लोग का कोणीय विस्थापन है। कोई कण जो है कितने कोण पर वो मुड़ गया, वो हम लोग का क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। ठीक, मान लो अ, मान लो ओ केंद्र है, या एक पहले गोला बना देते हैं, वहां से क्लियर होगा। ये एक गोला है, ये केंद्र ओ है। कोई वस्तु यहाँ ए बिंदु पर थी, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु ए बिंदु पर है ना। ए से वह एस दूरी तय करके कहाँ पर आ जाती है? यहाँ पर आ जाती है। बिंदु कहाँ पर? बी पर। बी पर, है ना। मान लो यहाँ का त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं आर, और ये भी क्या है? आर। त्रिज्या सेम सेम होगा, है ना। यहाँ पर का जो कोण है उसको मान लेते हैं क्या? थीटा। ये यहाँ पर का कोण को क्या मान लिए हम लोग? थीटा मान लिए। क्लियर हो गया? हाँ, तो अब हम लोग का इसमें परिभाषा क्या बनेगा? इसका परिभाषा बहुत बड़ा है ना। इसका परिभाषा क्या है? बहुत बड़ा है, एक जमा परिभाषा है। हाँ, एक जमा परिभाषा है, तो इसलिए हम लोग का उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक, तो परिभाषा क्या कहेगा? तो परिभाषा ऐसा है कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है या वृत्तीय गति करते हुए, है ना, उसकी दो स्थितियां निर्मित होती है ना, ए और बी के लिए दो स्थितियां, है ना। तो दो स्थितियों के लिए खींचे गए त्रिज्य सदिशों के बीच बने कोण, है ना। दो स्थितियों के लिए खींचे गए ये त्रिज्य सदिश, ये क्या है यार? वेक्टर त्रिज्य सदिश है। दिख रहा है कि नहीं ऊपर? पर देखने दो। त्रिज्य सदिश, हाँ दिख तो रहा है अच्छे से। हो गया। अब देखो, कोणीय विस्थापन का जो परिभाषा है ना, बहुत बड़ा है, तो तुम लोग उतना याद मत रखना। सिंपल सिंपल है। कोणीय विस्थापन एक जमा परिभाषा है ना, 3 कुंटल के इतना। तो हम लोग सिंपल सिंपल देखते हैं। देखो, कोणीय विस्थापन क्या है? जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है ना, या ऐसे कह सकते हो वृत्तीय वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है जब कण, तो उसकी दो स्थितियां निर्मित होती है। एक ए से बी तक गया तो एक स्थिति ए और एक स्थिति बी, दोनों के लिए आर वेक्टर है, जो त्रिज्य सदिश कहलाता है ना। तो जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसकी दो स्थितियों के लिए, किसके लिए? उसकी दो स्थितियों के लिए खींचे गए त्रिज्य सदिश, एक स्थिति ए था जिसके लिए त्रिज्य सदिश आर आर वेक्टर लिए, एक स्थिति बी, इसके लिए भी त्रिज्य सदिश क्या हो गया? आर वेक्टर, है ना। तो उसकी दो स्थितियों के लिए खींचे गए त्रिज्य सदिश, ये त्रिज्य सदिश, इसके बीच बना कोण ये थीटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या आएगा? तो परिभाषा आएगा किसी कण द्वारा वृत्तीय गति करते हुए, वृत्तीय गति करते हुए, है ना, वृत्तीय गति करते हुए उसके दो स्थितियों, क्योंकि दो स्थितियां निर्मित हो रही हैं ए और बी, तो दो स्थितियों के लिए खींचे गए त्रिज्य सदिश, और सदिशों करना ना, सदिश मत करना, क्योंकि एक तो थोड़ी है, दो तो है। त्रिज्य सदिशों के बीच बने कोण को, त्रिज्य सदिशों के बीच बने कोण को, इसी को कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग? हाँ, कोणीय विस्थापन
कहते हैं। ठीक, अब नोट पॉइंट में कुछ कुछ याद रखोगे तब तो। नोट पॉइंट में क्या क्या याद रखोगे तो बता दे रहा हूँ, लिखते जाना। कर कहाँ है? पहला, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं तो इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा, यह कैसी राशि है तो यह है सदिश राशि। अब बच्चे लोगों को सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का अंगूठे का नियम लगाते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाओगे। क्यों ऐसे वाला? ये तुम लोग का त्रिज्य सदिश है तो उधर जाएगा, ये ऐसे है तो इधर आएगा। ठीक, तीसरा और क्या है, इसका मात्रक देख लो। मात्रक हम लोग का एक तो अंश में दिखाते हैं और एक किस में दिखाते हैं, रेडियन में। ठीक, अच्छा, चौथा देख लो, एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा? एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा? तो पूरा एक चक्कर लगाओगे तो कोणीय विस्थापन पूरा चक्कर मार रहे हो, मतलब वृत्त का क्या है, कोण। तो वृत्त का कोण कितना होता है? 360 अंश। तो कितना के बराबर? 2 पाई के बराबर। ठीक, तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन हम लोग का कितना होगा, थीटा का मान 2 पाई के बराबर होगा। हो गया क्लियर चीज? तो ये हो गया हम लोग का रेखीय विस्थापन, लाइनर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हो गया, इन दोनों को लिखो। उसके बाद रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन में संबंध बता दें छोटा सा। फिर रेखीय विस्थापन से रेखीय वेग में जाएंगे और कोणीय विस्थापन से कोणीय वेग में जाएंगे। और उसके बाद रेखीय त्वरण ना जाके कोणीय त्वरण, उन दोनों में संबंध। फिर वृत्तीय गति, वो बहुत लंबा है भाई। अभी तो हम लोग रास्ता चलना चलो के, अभी बड़गढ़ का पहाड़ चढ़ना है। ठीक, चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाता हूँ, नोट करिए चलिए। हो गया ये? चलो, अब देखो, रेखीय विस्थापन से रेखीय वेग जाएंगे और कोणीय विस्थापन से कोणीय वेग, है ना, इन्हीं दोनों में हम लोग देखेंगे। ठीक, जैसे वेग हम लोग पढ़े थे ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, बस वैसे ही रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को रेखीय वेग, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग। सिंपल है, मिटाओ इसको, रेखीय को रहने दो। चिट्टा हूं मैं, ज्यादा मिटाता नहीं हूँ। अब देखो, रेखीय रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन में संबंध। रेखीय विस्थापन व कोणीय विस्थापन में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लाइनर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्या होता है, हम लोग को पता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, है ना। मान लो एक वृत्ताकार एक केंद्र है ओ, जिससे आर दूरी पर एक वस्तु ए, यहाँ मतलब एम द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर है। ये वस्तु ए से चलकर बी पर पहुंचती है ना, जहां से उसका रेखीय विस्थापन क्या हो जाता है, एस, और कोणीय विस्थापन क्या हो जाता है, थीटा। ठीक, मान लो एक वस्तु आर त्रिज्या ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है। एक समय में उसकी स्थिति ए था, ए से वह चलते चलते बी पर पहुंची, तो रेखीय विस्थापन कहाँ हो गया, परिधि पर एस, और कोणीय विस्थापन कितना हो गया, थीटा। तो कोण बराबर चाप बटे क्या लाओगे, त्रिज्या। कोण कितना है हम लोग का बच्चा लोगों, तो थीटा। चाप कितना है, एस, क्योंकि यहां से यहां तक एस चले हो, और त्रिज्या कितना है, आर। ठीक, अगर हम लोग मान निकालना चाहें एस का, तो एस बराबर इसका इधर गुणा होगा तो थीटा इंटू आर, या आर इंटू थीटा कर दो। आर इंटू थीटा जैसा भी लिखना चाहो तुम्हारे ऊपर है। एस बराबर थीटा इंटू आर या आर इंटू थीटा जो भी लिख सकते हो। तो ये, तो इससे हमको क्या पता चला, अगर शुद्ध हिंदी रूप में लिखोगे,
हिंदी भाषा में। तो एस हम लोग का क्या है, रेखीय विस्थापन। तो जो रेखीय विस्थापन होता है वो त्रिज्या गुणित कोणीय विस्थापन के बराबर होता है। ये संबंध है रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में। ठीक, 2 मिनट का खेल है, इसको नोट करो, फिर रेखीय वेग कोणीय वेग में प्रवेश करते हैं। चलो लिखो इसको। हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालो रेखीय वेग, उसके बाद फिर कोणीय वेग। रेखीय वेग और एक साइड हम लोग कर देते हैं कोणीय वेग। है ना, क्या क्या है रेखीय वेग कोणीय वेग समझोगे तब तो। रेखीय वेग क्या है हम लोग का, तो सिंपल है। देखो वेग का परिभाषा क्या है, दिख रहा है कि नहीं, बड़ा लिखूं। वेग का परिभाषा हम लोग का क्या है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यहीं पर अगर हम लोग रेखीय वेग निकालें, मान लो मैं यहाँ पर निकालता हूँ रेखीय वेग, तो ये हो जाएगा क्या, रेखीय विस्थापन बटे समय। अगर कोणीय वेग निकालूंगा तो कोणीय विस्थापन बटे समय। मतलब जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, जब कोई कण क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो उसके रेखीय विस्थापन व समय के अनुपात को, है ना, मतलब जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उस कण द्वारा तय किए गए रेखीय विस्थापन व उस पर लगने वाले समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से लिखोगे तब तो बनेगा। तो चलो लिखते जाओ, है ना। आ, हम लोग क्या लिखेंगे रेखीय वेग में, चलो लिखो, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण द्वारा, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण द्वारा तय किए गए रैखिक विस्थापन, तय किए गए रैखिक विस्थापन व लगे समय, व लगे समय के अनुपात को रैखिक वेग कहते हैं। ठीक, चाहो तो उसको परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो, और परिभाषा के रूप में नहीं लिखेंगे कहोगे तब भी ठीक है ना। तो मैं सीधा लिखता हूँ, पहला, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। इसको समझना है, काम आएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, एस बटे टी, क्योंकि रैखिक विस्थापन को क्या माने थे, एस, तो एस बटे क्या हो जाएगा, टी। फार्मूला बन गया है ना। अगर टी का मान 1 रख दें, है ना, अगर यदि हम लोग क्या करें, टी का मान 1 रखने पर, टी का मान 1 रख दोगे तो v बराबर किसका हो जाएगा, एस के। मतलब एकांक समय में किसी कण द्वारा तय किए गए रेखीय विस्थापन को ही उसका क्या कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। यहां से एक और परिभाषा निकल जाएगा, एकांक समय में, एकांक समय में कण द्वारा तय किए गए रैखिक विस्थापन, रैखिक विस्थापन को ही कण का क्या कहते हैं, रैखिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक वेग कहते हैं। ठीक, याद रखना ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। नोट पॉइंट में याद रखो, पहला यह कैसी राशि है,
सदिश राशि है, ठीक। और इसका मात्रक कैसे होगा दूसरा, दो प्रोसेस में जाएगा। क्या, एस क्या है, विस्थापन, विस्थापन को किससे मापते हैं, मीटर से, मीटर प्रति सेकंड। अगर एम के एस मिलोगे तो मीटर प्रति सेकंड, एम कर दे रहा हूँ देखो, मीटर प्रति सेकंड किसमें, एम के एस में, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड किसमें, सी जी एस में, मात्रक छोटा रूप। समझे, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या जान, किस में जाएं, कोणीय वेग में। तो कोणीय वेग भी सेम है ना, कोणीय वेग भी सेम है। देखो कोणीय वेग क्या होगा, वही है वृत्ति गति करते हुए किसी कण द्वारा, है ना, कोणीय विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित देते हैं। पहला, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ओमेगा जो हम लोग कहते हैं ना, वो ग्रीक वर्ड है, ठीक। डब्लू नहीं है, वो ओमेगा है। इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र इसका क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे टी, क्योंकि वहां पर कोणीय विस्थापन क्या था, थीटा था। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक। तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। समझ गए इतना चीज। हाँ, अब उसमें भी वही रख दो, उसमें भी वही रख दो, क्या, थीटा बराबर कितना है, सॉरी टी बराबर, यदि टी बराबर 1 हो तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा। यहां से एक परिभाषा निकल जाएगा, क्या, सेम इसी के जैसे, एकांक समय में कण द्वारा तय किए गए, है ना, तय किए गए कोणीय विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कण का कोणीय वेग कहते हैं, ठीक। यहाँ से एक परिभाषा निकल जाएगा, एकांक समय में, नहीं लिखवा रहा हूँ, चलो उतना डिटेल मत जाओ डीप में, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, सबको समझ आ गया ना। किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध देखेंगे। ये हो गया। हम्म, हाँ हाँ, वो भी होता है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं बुक में क्या दिया रहता है, इसके जगह में क्या दिया रहेगा, इसके जगह में एक और बना दिया रहता है, v बराबर डेल एस बटे डेल टी। ये भी वही है, कोई अंतर नहीं है, या करके लिख सकते हो। यहाँ भी वही है, इसको भी या करके ऐसे भी लिख देते हैं, ओमेगा बराबर डेल थीटा बटे डेल टी, वही चाहना है हम लोग का, कोई अंतर नहीं है, ठीक। लगभग लगभग वो हम लोग का परिवर्तन के पदों में है, परिवर्तनशील जब हो तब, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में जो संबंध लाए थे ना, वहीं से आएगा हम लोग का, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ उसको। वैसे ये हो गया ना, इसको लिख लो, चलो वही दोनों को, ये दोनों को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अब देख लो। इसको याद रखना, इसको याद रखना, अगर आगे आता है तो काम आएगा। हो गया, चलो अब देखो, रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में हम लोग क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे, है ना। तो हमको पता है कोण बराबर क्या होता है, देखो, या पहले पूरा लिख देते हैं क्लियर, ठीक। मान लो ये, मान लो O केंद्र तथा R त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रही है, जो A से बिंदु B पर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। इसका रेखीय विस्थापन S मान लेते हैं, जो थीटा कोण से क्या होती है, घूम जाती है, जो एक समान कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इसी को माना फलाना लिखेंगे,
अब माना फलाना कैसे लिखोगे? माना कोई वस्तु ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, है ना, वृत्ताकार मार्ग पर कोणीय वेग, क्या से? कोणीय वेग ओमेगा से घूम जाती है। पी के आई होगी, घूम गई घूम जाती है। ठीक। माना टी समय में वस्तु एस दूरी तय करके ए से बी पर पहुंच जाती है। यदि आ, हम लोग क्या कहते हैं, यदि कोणीय विस्थापन, देखो यहां से यहां तक का कोणीय विस्थापन कितना है, यदि कोणीय विस्थापन ओमेगा थीटा हो तो बस। अब देखो हम लोग के पास सूत्र है कोण बराबर क्या? चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है? थीटा। चाप कितना है? ये वाला एस। त्रिज्या कितना? आर। तो एस का मान निकालोगे तो थीटा इंटू क्या आएगा? आर, या आर गुड़ी थीटा, जो भी करो। दोनों पक्षों में टी का भाग दे दो। दोनों पक्षों में टी का भाग देने पर तो एस बटे टी बराबर थीटा बटे टी इंटू आर। अब एस बटे टी क्या लाए हो? एस हम लोग का क्या है? रेखीय विस्थापन। और रेखीय विस्थापन में परिवर्तन करोगे तो क्या आएगा? रेखीय वेग, मतलब ये सीधा क्या हो जाएगा? वी। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा। ये तो वी बराबर ओमेगा इंटू आर आ गया सीधा। यहाँ से चाहो तो दे सकते हो, कहाँ कहाँ से तुम लोग लाए हो उसको, डिटेल देना है ना। चूंकि वी बराबर एस बटे टी और ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, ये हम लोग लाए हैं चूंकि। ठीक। हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या। ठीक। तो ये होता है रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन क्या? एंगुलर वेलोसिटी और लाइनर वेलोसिटी। ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यह हो गया। अब देखो वृत्तीय गति में कण के त्वरण का व्यंजक, अगला हेडिंग डालो। अब हेडिंग डालो वृत्तीय गति में कण के त्वरण का व्यंजक। ठीक। देखो पेपर प्रश्न ऐसे पूछता है, वृत्तीय गति में कण के त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा। या इसी को कह देता है अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। दूसरा, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। ऐसे करके दो क्वेश्चन पूछ देता है हम लोग को घुमा के, जैसा भी वो देना चाहे, जैसा उसका इच्छा हो। ठीक। तो हम लोग को रहना चाहिए पता क्या क्या है उसको, है ना। तो त्वरण कब उत्पन्न होता है पहले तो ये जानो। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तभी क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न
नहीं होता, जाहिर सी बात है ना। तो ये हम लोग का है त्वरण, और ये जो त्वरण है ये किस रूप में उत्पन्न हो रहा है? अभिकेंद्र त्वरण के रूप में। ठीक, तो एक चीज याद रखना, प्रश्न पूछता है अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, ऐसे करके, और इसका क्या करिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो याद रखो, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल तो नियत होती है। जैसे मान लो कोई वृत्तीय गति कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो चाल उसकी नियत रहेगी। लेकिन वेग क्या होता है, लगातार बदलता रहता है वेग की दिशा। क्यों? देखो समझो, मान लो ये वृत्तीय गति कर रहा है कोई सर्कुलर मोशन में, ये यहाँ पर, तो इसकी चाल नियत होगी। जितना में गति कर रहा है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर सब तरफ उतना ही जाएगा। लेकिन इसकी वेग की दिशा बदलती रहती है। क्यों? क्यों? क्योंकि वेग क्या होता है, किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, ये इधर। तो उस पर केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है ना। केंद्र की ओर क्या करता है, एक त्वरण कार्य करता रहता है। ठीक, जिस इसके कारण वेग की दिशा क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। अब वेग वेग की दिशा बदलेगी, वेग में परिवर्तन होगा, तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। और यही त्वरण जो उत्पन्न होता है, ये क्या करता है, इसको, ये त्वरण जो है केंद्र की ओर लगता है, जिसके कारण ये इधर न जाके थोड़ा सा मुड़ जाती है। फिर ये मान लो वृत्तीय गति करते करते यहाँ है, तो इसका वेग का दिशा कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। फिर वेग परिवर्तन हो रहा है तो एक बल, सॉरी, एक त्वरण अंदर की ओर कार्य करेगा, जिसको भी केंद्र त्वरण कहते हैं। फिर ये यहाँ आएगा तो इसका एक त्वरण इधर की ओर कार्य करेगा। किधर की ओर, इधर की ओर, इधर स्पर्श रेखा के अनुदिश। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, एक त्वरण नीचे इधर कार्य करेगा केंद्र की ओर। इसी त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसकी चाल सदैव नियत होती है। चाल हमेशा नियत रहेगा, चाल कभी नहीं बदलता। लेकिन वेग की दिशा लगातार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। और इस वेग में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। और इसकी दिशा किधर की ओर होती है, केंद्र की ओर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। समझ गए? तो दो परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूं, तुम लोग को दोनों में से जो भी अच्छा लगे उसको लिख लेना। चलो पहला परिभाषा लिखो, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, लिखो। हो गया, हेडिंग डालो अभिकेंद्र त्वरण। हेडिंग डालो अभिकेंद्र त्वरण, फिर बता रहा हूं। डाल डाले? चलो लिखो, जब कोई कण, लिखो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल, तो उसकी चाल नियत होती है, तो उसकी चाल नियत होती है। परंतु, परंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स वगैरह बना लिया कीजिए, है ना, कापी पेन पकड़ के बैठ जाए कीजिए, नोट्स वगैरह बना लिया कीजिए। वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न तो होगा ही। जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इसे ही अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक, पूर्णविराम कर दो, अथवा करके एक परिभाषा और लिख लो, है ना। अथवा करके एक परिभाषा और लिख लो, इसको मैं आराम से बता दे रहा हूँ, है ना। अथवा करके दो परिभाषा है, दोनों में से तुम लोग को जो सरल लगेगा उसको लिख लेना। चलो लिखो, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो इस गति के दौरान उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। इसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं,
है ना। इसी त्वरण को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? अभिकेंद्र त्वरण दो टाइप से बता दिया हूं, तुम लोग दोनों में से जिस टाइप से भी जानना चाहो उस टाइप से कर सकते हो, है ना। चलो अब इसका चित्र बनाएं और समझें। देखो अभिकेंद्र त्वरण क्या है, इसका व्यंजक कैसे निकलेगा। ये मान लो O केंद्र है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ना चित्र को, ठीक। मान लो O केंद्र तथा R त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं स्टार्टिंग से, मानना कोई कण है जो O केंद्र तथा R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है ना। O केंद्र तथा R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। माना किसी क्षण t पर इस कण की स्थिति A है ना, और वेग क्या है, v वेक्टर। तो वेग कैसे दिखाओगे? हाँ, स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो वेग हम लोग का क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा के अनुदिश। मान लो ये वेग हम लोग का क्या है, v1 वेक्टर, ठीक। मान लो कण t प्लस डेल टी समय में, मतलब थोड़ा सा समय चेंज हुआ है, अल्प समय अंतराल है ना, थोड़ा सा वृद्धि हुआ है। t प्लस डेल टी समय में कण यहां से कहां पहुंच जाता है, यहाँ b पर पहुंच जाता है। इधर बता रहा हूं, b पर पहुंच गया ये, या बाहर में दिखा दो इसको, कहां पहुंच गया, b पर पहुंच गया। अब b पर पहुंचता है तो इसका वेग कहां होगा, इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश, देखो इस डायरेक्शन में। ये हो गया हम लोग का v2 वेक्टर, स्पर्श रेखा के अनुदिश उधर की ओर। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो v2 वेक्टर और v1 वेक्टर, ठीक। और यहां से इसको ऐसे टच करा दो, ये, ठीक। अच्छा, दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, थीटा का। डेल थीटा दिखाओ या थीटा दिखाओ, एक है ना। बुक में डेल थीटा दिया है तो मैं डेल थीटा कर देता हूँ, ठीक। और विस्थापन इसको मानोगे, अच्छा एक त्वरण कार्य करेगा अंदर की ओर ए, और यहाँ भी त्वरण कार्य करेगा अंदर की ओर, और यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन हम लोग का कितना होगा, एस। समझे? मान लो कोई कण जो है ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा कर रहा है। टी समय पर वस्तु का जो स्थिति है वो ए था और वेग v1 वेक्टर था, है ना। टी प्लस डेल टी समय मतलब कुछ समय वृद्धि हुआ, समय में कुछ वृद्धि हुआ जिससे कण ए से बी तक एस दूरी तय करके पहुंच गया थीटा कोण बनाते हुए, और यहाँ पर इसका वेग v2 वेक्टर हो गया, और दोनों ए वेक्टर ए अंदर की ओर है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, अभिकेंद्र त्वरण है। इसी ए का हम लोग को वैल्यू लाना है, उसके बाद हम लोग का क्लियर है, ठीक। समझे इतना चीज? हाँ। अब देखो ये कोण थीटा है तो ये वाला, इसी को पीछे लेके जाओ। देखो इस v2 वेक्टर को, ये देखो समझो, ये जो v2 वेक्टर है इसी को पीछे लेके जाते हैं। पीछे देखो, डेश 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 डेश, यहाँ लेके आए तो यहाँ पर भी बनेगा कोण कितना होगा, डेल थीटा। ये डेल थीटा है तो ये डेल थीटा होगा। अब तुम लोग कहोगे सर कैसे होगा, समझना ना, आराम से समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ, समझना। इसी चित्र को यहाँ पर देखते हैं, देखो ये ऐसे है, यहाँ पर हम लोग का है वेग v1 वेक्टर, ये है, यहाँ से यहाँ एक स्थिति है, कण O है। एक ऐसे है v2 वेक्टर, इसको पीछे लाए हैं तो यहाँ पर हम लोग का ये, यहाँ पर डेल थीटा है, तो मैं बोला यहाँ पर भी डेल थीटा बनेगा। क्यों बनेगा, अब समझो। ये हम लोग का त्रिभुज चतुर्भुज दिख रहा है, ये देखो, ये वाला, ये वाला चतुर्भुज दिख रहा है। अच्छा देखो, स्पर्श रेखा और ये जो ये है एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत। कक्षा 10 में पढ़े हो, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दे तो वो त्रिज्या के क्या होता है, लंबवत होता है, पढ़े हैं। तो बस वही है, तो यहाँ पर लंबवत है तो ये 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी लंबवत है तो ये 90, और ये 90 है तो ये भी 90 बनेगा, क्योंकि सरल रेखा रेखीय युग्म से 90 का बनता है। अब ये 90, ये 90 और ये थीटा, तो किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये दोनों 180 हो गए तो ये दोनों भी कितने होंगे, 180 होंगे। तो ये थीटा है तो ये वाला हम लोग का कितना होगा, तो ये वाला होगा 180 माइनस थीटा, डेल थीटा। 180 माइनस कितना बचेगा, डेल थीटा। भाई ये दोनों तुम्हारा चतुर्भुज का कितना कोण होता है, 360। ये सामने के तुम्हारा 180 हो गया तो 360 में 180 बच गया तो 180 बचा, मतलब ये दोनों कोण मिला के 180 का बनेंगे। तब एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो 180 में इसी डेल थीटा को घटाओगे तो दूसरा कोण मिल जाएगा।
अब देखो ये वाला तुम लोग का हो गया, ये वाला। अब ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर ये दो भाग में बढ़ रहा है, तो ये दोनों मिला करके कितना होंगे, 180 होना चाहिए। मतलब 180 माइनस थीटा और प्लस डेल प्लस इसको हम लोग मान के चलते हैं एक्स, क्योंकि अभी है नहीं, है ना, तो ये एक्स इतना मिला के कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। इसको तो बाद में माने है ना कि डेल थीटा होगा उसको, ठीक। तो 180 होना चाहिए। अब इसको उधर लेके जाओ, क्योंकि एक का मान चाहिए, इसको सबको उधर लेके जाओ। तो एक से बराबर 180, ये उधर जाएगा तो माइनस 180 और ये उधर जाएगा तो प्लस डेल थीटा। 180 बर्बाद हो गया, एक का मान कितना आया, डेल थीटा। तो यही एक का मान उसी लेके आएगा हम लोग का डेल थीटा। क्लियर है इतना चीज? बस सरल है, समझो आराम से, कोई कठिन नहीं है। बस हम लोग का रैखिक उम्मा लगा है और चतुर्भुज का नियम लगा है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का कितना, डेल थीटा। इस चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखते हैं। चलो चित्र बनाओ। हो गया। चलो लिखो माना उसी में। माना, माना एक वस्तु या कण, जो भी लिखना चाहो, माना एक वस्तु ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। माना कोई वस्तु ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर या वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, ठीक। माना कोई वस्तु ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। टी समय पर वस्तु की स्थिति ए, टी समय पर, स्मॉल टी, छोटा टी लेना ना, ये टी समय है, ये टी समय है और ये टी प्लस डेल टी समय है ना। टी समय पर वस्तु की स्थिति ए तथा वेग v1 वेक्टर है। टी समय पर वस्तु की स्थिति ए तथा वेग v1 वेक्टर है। हो गया। हाँ, वह, पूर्ण विराम कर दो, टी प्लस डेल टी समय बाद, मतलब अल्प वृद्धि हुआ है, टी प्लस डेल टी समय बाद वस्तु की स्थिति बी तथा वेग v2 वेक्टर है। स्थिति बी तथा वेग क्या है, v2 वेक्टर है, ठीक। अब यही चित्र को मैं थोड़ा सा यहां बताता हूं। ये हम लोग का हो गया वेग v1 वेक्टर और ये वाला वेग हम लोग का हो गया है v2 वेक्टर। यहां पर हम लोग का बन रहा है डेल थीटा। इसी को इससे मिला देते हैं, तो परिणामी हमको कितना प्राप्त होगा, v। परिणामी हमको कितना प्राप्त होगा, v, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डेल v वेक्टर। डेल v वेक्टर देना चाहोगे दे सकते हो, नहीं देना चाहोगे तब भी दे सकते हो, मैं मत दो। डेल v परिणामी हम लोग का आ जाएगा, है ना, डेल v हम लोग कर देते हैं, ठीक। समझ गया ना इतना? किसी कोई दिक्कत? दिक्कत रहेगा तो बता देना। हो गया। अब देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं चित्र पहला, ये वाले को, है ना, और इस वाले को मान लेते हैं चित्र दूसरा, ठीक। अब देखो चित्र दो से, दूसरे चित्र से कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है, डेल थीटा। चाप कितना है, डेल वी। अच्छा त्रिज्या क्या होगा, तो यहां से यहां का हम लोग का v2 वेक्टर है और यहां से यहां का क्या है, v1 वेक्टर है, ठीक। इसको यहां कर दो, क्या है v2 वेक्टर और वो क्या है v1 वेक्टर। तो दोनों में से कोई भी लो, त्रिज्या तो एक ही है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, इसको v मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि v वेक्टर का परिमाण निकालो या v2 वेक्टर का परिमाण निकालो, दोनों का परिमाण v के बराबर होगा, ठीक। तो हम लोग इसको ये मान के चले। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेल वी का मान निकालेंगे, तो डेल वी का डेल वी रखो, इसको इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा v इंटू डेल थीटा। इसको मान के चलते हैं समीकरण एक। थोड़ा सा ब्रैकेट डालोगे, नहीं मत डालो ब्रैकेट, है ना। परंतु परंतु हमको एक छोटा सा प्यारा सा चीज बता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बटे टी। अब यहाँ पर डेल लेके चल रहे हैं तो इसको भी डेल ले लो, डेल थीटा बटे डेल टी।
यहाँ पर थीटा का मान रखना है तो इसको इधर ले आओ, या हम लोग लिखते हैं डेल थीटा बराबर, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल टी होगा। इसी मान को यहाँ पर रख दो समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से डेल वी बराबर वी का वी इंटू डेल थीटा की जगह हम कितना लाओगे, ओमेगा इंटू डेल टी आया। अब इस डेल टी को इधर ले आओ, डेल टी कहाँ लाओगे, इधर लाओगे, तो ये हो जाएगा डेल वी बटे कितना, डेल टी बराबर वी इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। समझ गए इतना। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी बटे डेल टी, त्वरण ए बन जाएगा। तो उस कंडीशन में डेल वी बटे डेल टी हम लोग का आ जाएगा ए बराबर हो जाएगा वी इंटू ओमेगा। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 1। चाहो तो दे देना, चूंकि डेल वी बटे डेल टी बराबर होता है हम लोग का ए, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, ये हो गया समीकरण 1। परंतु हम लोग को पता है, क्या पता है, v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है ना, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध। हाँ, तो यही मान को यहां पर रख दो, तब समीकरण 1 से a बराबर v के जगह में ओमेगा आर, यहीं पर रखूंगा, देखो v के जगह में ओमेगा आर, तो v के जगह में ओमेगा इंटू आर रख दिया अलग कलर में, और उसके बाद ओमेगा पहले से है तो ओमेगा और पहले से रख दिया, तो a बराबर ओमेगा ओमेगा गुणा होगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। इसको मानेंगे समीकरण 2। समझे। अब बार फिर ले आओ, परंतु गए सर कत का परंत ला था, ऐसे लाना था, लेकिन किंतु परंतु बंधु ऐसे करके, परंतु हमको फिर पता है, देखो v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है। देखो एक बार v का मान रखना है, एक बार ओमेगा का मान रखना है, तो एक बार v का मान रख दिए, अब यहीं से इसको चेंज करोगे तो ओमेगा का मान आ जाएगा, या ओमेगा को रखते हैं, ओमेगा को रखते हैं तो आर को इधर लाओगे तो ओमेगा का मान v बटे कितना हो जाएगा, आर। तब समीकरण 1 से फिर यहाँ v का v बराबर ओमेगा, यही ओमेगा की जगह हम क्या रखोगे, v बटे आर, तो v बटे आर रख दिया ओमेगा की जगह में, और आर एक्स तो अलग से है अपने पास। अच्छा यहाँ है जी, यहाँ रखना है, यहाँ सॉरी सॉरी मेरा मिस्टेक, समीकरण 1 ये है, तो a का मान a बराबर v के जगह में हम लोग कितना रखेंगे, v ही रखेंगे, इंटू ओमेगा की जगह हम कितना रखोगे, v बटे आर, तो v बटे आर, तो a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बटे आर। ये हो गया समीकरण 3। अब यहीं पर लिखेंगे समीकरण 1, और थोड़ी माने थे कहीं पर, ये 1 तो मनाया है हम लोग का, पहले से मान चुके हैं, तो इसको 2 मानो, समीकरण 2, ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण हो गया 4। समीकरण 2, 3 व 4 तीनों अभिकेंद्र त्वरण के व्यंजक हैं, तीनों अभिकेंद्र त्वरण के लिए क्या है, व्यंजक हैं। समझे इसको। बस अब एक चीज याद रखना, प्रश्न में आप लोग का पूछेगा पेपर में, स्कूल में, तो कैसे कैसे दोगे, है ना। अगर बोलता है अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो तुम लोग यहां तक लाओगे तब भी सही है, ये लाओगे तब भी सही है, ये लाओगे तब भी सही है, क्योंकि वो बोला है अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तीनों हम लोग का व्यंजक है, तीनों में से कोई एक दोगे सही है, जरूरी नहीं है कि यहां तक दो या यहां तक दो, यहाँ तुमको यहां तक बनता है यहां तक दे दो, यहां तक बनता है तो यहां दे दो, यहां तक बनता है तो यहां दे दो। लेकिन अगर तुमको बोलता है कि अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर बी स्क्वायर बटे आर है, तो यहां तक लाना। अगर इसको देगा तो यहां तक लाना, अगर खाली पूछा व्यंजक क्या है तो किसी को भी दे सकते हो, इसको यहां तक ला के छोड़ोगे, इधर नहीं दोगे तब भी तुम्हारा नंबर सही है। ठीक, तो समझ आ गया होगा इतना क्या क्या चीज है ना। और बताने के लिए इसमें तो कुछ नहीं है, ये तीनों, ये सब अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक है। ठीक, समीकरण 2, 3, 4 हो गया। आज के लिए इतना ही, कल जब आएंगे तो कल गति के नियम देखेंगे, है ना, गति के नियम। अब कंटिन्यू
वीडियो आप लोग का कंटिन्यू आएगा, है ना। अब गति के नियम देखेंगे, उसके बाद तुम लोग का तिमाही के आधे तक कोर्स कंप्लीट करा देंगे, कम से कम 5-6 पार्ट, है ना। वीडियो कंटिन्यू हो सकता है सुबह शाम आ जाए वीडियो, है ना। वीडियो बन चुका है अपलोड, वो क्या है ना, सब चीज़ करने में टाइम लगता है, एडिट वगैरह करने में, तो हो सकता है वीडियो सुबह शाम 2-2 टाइम आ जाए, ठीक, क्योंकि कोर्स से कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट करिए।